हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारी कंट्री की लिटरली बैकबोन है, एग्रीकल्चर। क्या आपको पता है इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन डिफरेंट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में ही इंगेज्ड है। ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है जो हमारा मोस्ट ऑफ द फूड प्रोड्यूस करती है। और इतना ही नहीं, इंडस्ट्रीज के लिए ज्यादातर रॉ मटेरियल्स भी यहीं से आते हैं। आज इस वीडियो में हम फार्मिंग के टाइप्स, हमारी क्रॉपिंग सीजन्स, इंडिया की मेजर क्रॉप्स और फार्मिंग सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए लाए गए इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम के साथ इंडिया में कल्टीवेशन मेथड्स, फिजिकल एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफ़ी चेंज हुए हैं। आज प्रेजेंट टाइम में मेनली 3 तरह की फार्मिंग होती है। पहली है प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये छोटे लैंड पचेस पर पुराने टूल्स जैसे होई, दाव और टेकिंग स्टिक्स से की जाती है। सिर्फ फैमिली के सर्वाइवल और सेल्फ कंजम्पशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये पूरी तरह से मॉनसून और सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंड करती है। इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या नॉर्थ ईस्ट में इसको झुमांग भी कहते हैं। इसमें फार्मर्स एक पैच को क्लियर करके जलाते हैं और जब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो नई जगह शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरी है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये उन एरियाज में प्रैक्टिस की जाती है जहाँ लैंड पर पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। कम जमीन से ज़्यादा लोगों का पेट भरने के लिए फार्मर्स बायोकेमिकल फर्टिलाइजेशन और इरिगेशन जैसे ट्यूबवेल्स का हैवी यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होती है। तीसरी है कमर्शियल फार्मिंग। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, एक क्रॉप्स को मार्केट में बेचना होता है। इसमें HYB सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और मॉडर्न मशीनरी का ज़्यादा यूज़ होता है ताकि हाई प्रोडक्टिविटी मिल सके। प्लांटेशन भी एक टाइप की कमर्शियल फार्मिंग है जहाँ एक सिंगल क्रॉप जैसे टी, कॉफ़ी, रबड़ या शुगर केन को एक बहुत बड़े एरिया में उगाया जाता है जिसे बाद में इंडस्ट्रीज़ में ऐसा रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। अब आते हैं क्रॉपिंग पैटर्न्स पर। इंडिया में 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं, रबी, खरीफ और जैद। नंबर 1 रबी सीजन। रबी क्रॉप्स विंटर के स्टार्टिंग में बोई जाती हैं और समर्स में हार्वेस्ट होती हैं। मेजर रबी क्रॉप्स हैं वीट, वारले, पीस, ग्राम और मस्टर्ड। नंबर 2 खरीफ सीजन। ये क्रॉप्स मानसून के आने पर यानी जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर और अक्टूबर में काटी जाती हैं। इस सीजन की इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जैसे राइस, मैदा, ज्वार, बाजरा एंड कॉटन। नंबर 3 जैद सीजन। रबी और खरीफ के बीच के शॉर्ट समर मंथ्स को जैद सीजन कहते हैं। इन गर्म महीनों में वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर या वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं। इसी को जैद सीजन कहा जाता है। चलिए अब इंडिया की मेजर क्रॉप के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले राइस। ये इंडिया का स्टेबल फूड है और हम चाइना के बाद वर्ल्ड के 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। ये एक खरीफ क्रॉप है जिसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का हाई टेम्परेचर और 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा हाई रेनफॉल चाहिए। अब आता है वीट, गेहूँ। हमारी 2nd मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप है जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में खाना है। ये राबी क्रॉप है जिसे कूल ग्रोइंग सीजन में 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल की ज़रूरत है। हम मिलेट्स भी उगाते हैं जैसे ज्वार, बाजरा, रागी। भले ही इन्हें कोर्स ग्रेन्स कहा जाता है पर इनमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है। जैसे रागी में आयरन और कैल्शियम भरपूर होता है। इंडिया इनका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों है। ये प्रोटीन का मेजर सोर्स होती हैं और लिग्यूमिनस होने के कारण सॉइल फर्टिलिटी को वापस रिस्टोर करने में हेल्प करती हैं। ग्रेन्स के अलावा हम शुगर केन उगाते हैं, जैसे हम ब्राज़ील के बाद 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। हम ऑयल सीड्स जैसे ग्राउंडनट और मस्टर्ड भी लार्ज स्केल में उगाते हैं जो कंट्री की ऑलमोस्ट 12% क्रॉप्ड एरिया कवर करता है। बेवरेजेस में चाय एक बहुत ही लेबर इंटेंसिव प्लांटेशन क्रॉप है जिसे ब्रिटिश इंट्रोड्यूस करके गए थे। वहीं हमारी कॉफ़ी अपनी गुड क्वालिटी के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। फाइनली नॉन फूड क्रॉप्स में रबड़ एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल मटेरियल है। फाइबर क्रॉप्स में कॉटन और जूट, जिसे इसके कलर और यूजेस की वजह से गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है, कभी ही बहुत प्रोमिनेंट उगाए जाते थे। एग्रीकल्चर हमारे यहाँ हजारों सालों से हो रही है पर आज भी काफ़ी फार्मर सिर्फ मॉनसून और सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंड करते हैं। बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से इस सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाना बहुत ज़रूरी था। इंडिपेंडेंस के बाद जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया गया और ज़मीन की होल्डिंग्स को कंसोलिडेट किया गया। 1960s और 70s में ग्रीन रेवोल्यूशन आई जिसने HYB सीड्स और टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन बढ़ाया और वाइट रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड ने मिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट किया। फार्मर्स को चीप लोन्स और फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए ग्रामीण बैंक्स इस्टेब्लिश हुए। गवर्नमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम PAIS जैसे लाजवाब स्कीम्स को लॉन्च की।
साथ ही फार्मर्स का मिडिलमैन द्वारा एक्सप्लॉयटेशन रोकने के लिए गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP अनाउंस कर दी है। एक और हिस्टोरिक मूवमेंट का जिक्र जरूरी है, भूधन ग्रामदान मूवमेंट, जिसे विनोबा भावे ने इनिशिएट किया था। जब गरीब लैंडलेस विलेजर्स ने सर्वाइवल के लिए जमीन मांगी तो बड़े लैंड ओनर्स ने उन्हें अपनी जमीनें और यहाँ तक कि पूरे के पूरे गांव उन्हें वॉलंटरीली डोनेट कर दिए। इसीलिए इस मूवमेंट को ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, एग्रीकल्चर सच में इंडियन इकोनॉमी का दिल है। प्राइमेटिव स्लैश एंड बर्न से लेकर मॉडर्न कमर्शियल फार्मिंग तक और स्टेपल ग्रेन से लेकर गोल्डन फाइबर तक इंडिया की फार्मिंग जर्नी बहुत वास्ट है। रिफॉर्म्स ने काफी हेल्प किया, पर डेवलपमेंट का प्रोसेस अभी भी जारी है। आपके हिसाब से इंडियन फार्मर्स का आज सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये चैप्टर ब्रेकडाउन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।